बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इनकलाबी जलसे आम में तशरीफ़ फरमा मंच पे हमारे पार्टी के और शेख रशीद साहब के तमाम ही पुराने नए दोस्त और पार्टी के जिम्मेदारान इस जलसेगाह के अंदर तशरीफ़ फरमा तमाम ही बुज़ुर्ग हजरात, तमाम ही नौजवान साथी, तमाम ही हमारे जाबाज दोस्त, तमाम ही मीडिया के साथी, धुलिया, जलगांव और बाहर गांव से हमारे आए हुए तमामी दोस्तों और साथियों, भाई यार पटाखा वगैरह ना फोड़ा जाए। हम बार बार ऐलान कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग नहीं मान रहे। जरा बोल दो, बाहर कोई भी होगा तो उनको बंद करिए। किसने करा है? हज पे जा रहा था, पासपोर्ट के लिए देर हो गई। उस वक्त तो असेंबली हाउस के अंदर भारतीय जनता पार्टी और सिंधे हुकूमत जब बन रही थी, उस वक्त तो ये जानबूझकर, मेरा मानना है, ये लेट पहुंचे हज का बहाना बताकर असेंबली के अंदर हाजिर नहीं हुए और ये गैर हाजिर थे, हाउस में नहीं गए। बीजेपी और सिंधे हुकूमत के खिलाफ में इन्होंने वोट नहीं की, ये बाहर गए। और उसके बाद ये एक होटल के अंदर, जहां पर सिंधे साहब सीएम है, उनके एमएलए के साथ जो शिवसेना के एमएलए लोग 5 स्टार होटल में रुके थे, ये वहां जाकर बोलते हैं कि मैं उनसे मुलाकात करने के लिए आया हूं, कहीं उनकी गलत समझ ना बन जाए। मुझे ये बताओ कि असदुद्दीन अवैसी तुम्हारा लीडर है कि सिंधे साहब तुम्हारे लीडर है? उनकी गलत समझ क्यों बनेगी? तो इसका मतलब सेना और भाजपा के साथ मिली भगत तुम्हारी थी, ये बिल्कुल जाहिर होता है। आगे बताओ। ये हमारे आपके इंतकाल के बाद ये पहला इनकलाबी जलसा हम लोग ले रहे हैं। और जब भी पार्टी का जलसा हुआ करता था तो शेख रशीद साहब बिल्कुल हमारे पीछे कुर्सी लगाकर बैठा किया करते थे और हमारी रहनुमाई किया करते थे। और अगर हमारे तकरीर के अंदर कोई गलत जुमला अगर निकल जाता था तो बाद में शेख रशीद साहब आवाम से माफी मांग लिया करते थे और उसको दुरुस्त करने का काम किया करते थे। लेकिन आज शेख रशीद साहब हमारे बीच में नहीं है। अब हम लोगों को फिक्र है कि कौन हमको रोकेगा, कौन हम पे कंट्रोल करेगा, कौन हमारी इस्लाह करेगा। आज मेरे चाचा जलील दादा भी यहां पर है, अकील चाचा भी है, मेरे परिवार के लोग भी हैं। ये जरूर हमारी रहनुमाई करेंगे, हमारी सरपरस्ती करेंगे। आज का जलसा लेने का मकसद, या हम लोग जो ऐलान कर रहे हैं कि हम लोग सियासत के अंदर बरकरार रहेंगे, हम लोग इस शहर के अंदर सियासत करेंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये 40 दिनों में
जहां पर शेख रशीद साहब बैठा किया करते थे प्रभाग ऑफिस पर, वहां पर कई बुजुर्गों शेख रशीद साहब के साथ किसी ने लूम चलाया, किसी ने हम्माली की, किसी ने मजदूरी की। शेख रशीद साहब का पुराना दोस्ताना है। ऐसे हजारों लोग आकर हम लोगों को हिम्मत देने का काम किए, हमारे सर के ऊपर हाथ रखने का काम किया और उन्होंने हिम्मत दी कि आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इसके लिए आज का जलसा लेकर हम आज ऐलान जंग करने के लिए मैदान में उतरे हैं। शेख रशीद साहब का एक विचार, एक सोच रही। 40 साल शेख रशीद साहब ने इस शहर के अंदर सियासत की। म्युनिसिपल काउंसिलर से लेकर एमएलए तक, मेयर तक शेख रशीद साहब ने इस शहर के अंदर नुमाइंदगी की, सियासत की। मैं समझता हूं कि निहाल अहमद साहब के बाद शेख रशीद साहब का नंबर लगता है, जो 40 साल इस शहर के अंदर शेख रशीद साहब ने सियासत की और कामयाब सियासत की। क्या वजह? शेख रशीद साहब ने कभी भी अपना माजी नहीं भूला। शेख रशीद साहब ने कभी भी अपने वो साथ में लूम चलाए हुए उनके साथियों को कभी नहीं भूला। शेख रशीद साहब ने कभी ये नहीं भूला कि मेरे साथ पावर लूम चलाया करते थे। कभी शेख रशीद साहब ने ये नहीं भूला कि मेरे साथ कभी हम्माली किया करते थे। शेख रशीद साहब ने कभी ये नहीं भूला कि देहातों के अंदर जब शेख रशीद साहब चूड़ी बेचने जाया करते थे तो बेडशीट का और चादर का धंधा करने वाले शेख रशीद साहब के साथ फेरी पे जाया करते थे, कभी उनको नहीं भूला। इसके लिए 40 साल ये शहर के अंदर शेख रशीद साहब ने सियासत की। गरीबों को कभी नहीं भूला, झोपड़पट्टी की आवाम को कभी नहीं भूला। हमेशा उनको साथ लेकर चलने का काम शेख रशीद साहब ने 40 बरस किया और शेख रशीद साहब इस दुनिया से चले गए। और ये मंच पे बैठे हुए लोग, ऐसे कई हमारे साबिक कारपोरेटर आज बैठे हैं। शेख रशीद साहब ने किसी को कारपोरेटर बनाने का काम, शेख रशीद साहब ने किसी को स्टैंडिंग चेयरमैन बनाने का काम किया। अनेक लोग, शेख रशीद साहब ने अनेक लोगों के ऊपर कई लोगों को पहुंचाने का काम किया। अपने साना बसाना साथ लेकर चलते रहे और इसीलिए आज मंच इस बात की गवाही दे रहा है कि नहीं शेख रशीद साहब नहीं है तो भी हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं। शेख रशीद साहब अपनी जिंदगी में लोगों के साथ चले जाते थे। जब शेख रशीद साहब ये हिम्मत देने के लिए बैठे, अब्दुल गफ्फार कादरी ये शहर के आवाम को ये मैसेज देने के लिए बैठे कि हम शेख रशीद परिवार के साथ, मजबूती के साथ खड़े हैं। ये मैसेज शेख रशीद साहब की पार्लियामेंट एमपी और ठीक है, इंतकाल के बाद कई लोग शहर के एमएलए अंदर बैठे ओपिनियन अलग अलग तबसरा कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि रास्ता साफ हो गया। कई लोगों के मन के अंदर भी फुटे हुए और इस शहर के सामने बात सामने आ रही है। ये एमएलसी का चुनाव था
जब उद्धव ठाकरे की हुकूमत की और शेख रशीद राज्यसभा क्या? का चुनाव था, शेख रशीद उस वक्त परिवार की क्या? वोटिंग के बाद का ये बयान है। जिस बाप ने 40 साल इस शहर के अंदर राज किया, उस बाप की औलाद ही रहेगा। शेख रशीद साहब ने सब सिखा के गए, अच्छों के साथ कैसे पेश आना, बुरों के साथ कैसे पेश आना, सब तरबियत दे के गए। लेकिन शेख रशीद साहब की पूरी सियासी जिंदगी यहाँ पर बैठे हुए तमामी, चाहे वो फुटबाल हो, कमाल चुरा हो, परिवार वार्ड हो, देवी कमला हो, इस्लामपुरा हो, मैं वहाँ गया तो जो लोग बुलाए थे वही लोग मौजूद हाजिर नहीं थे, तो मुझको आने में देर। सीएम साहब जो है कम से कम उनके कान पर बात आ जाए कि मैं नहीं हूँ, हज पे जा रहा हूँ इसलिए नहीं, और मुबारकबाद देना चाहिए। कभी भी आप लोगों को ले जाकर कहीं पेशा नहीं, और नहीं तो हमारे मुखालिफ पुलिस स्टेशन में जबानी बदलने का काम चल रहा है। जो कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो देखा तो ओपिनियन पोल जाहिर कर रहे हैं, वरिष्ठ आए और एसपी साहब आए, सब आए, उन्होंने फिर वो स्टेटमेंट वो खुद में जबानी अपनी कैबिनेटशिप का सौदा, एमएलए में मदद करने के लिए आपको वोटों का सौदा, मेयर की कुर्सी दे दी गई, उसका सौदा किया गया। हर वक्त तुम्हारी वोटों का सौदा किया जाता, बहा लगाया जाता, आपकी वोटों को बेच दिया जाता, आपको कभी खबर नहीं होती। लेकिन शेख रशीद साहब ने और शेख रशीद साहब के परिवार ने कभी भी आपकी वोटों का सौदा नहीं किया। आज मैं कसम खाकर बोलता हूं, आज आपसे वादा करता हूं कि शेख रशीद साहब ने आपकी कभी वोटों का सौदा नहीं किया, यह शेख आसिफ भी आपकी कभी वोटों का सौदा नहीं करेगा, कभी आपकी वोटों का सौदा नहीं किया जाएगा। उसूल के साथ सियासत की जाएगी, सर उठा के राजनीति की जाएगी, सर उठाकर सियासत की जाएगी। शहर के अंदर सर झुका के कभी सियासत नहीं की जाएगी। टैक्सी में मुंबई में घूम रहे, आगे बताओ। एक मिनट, ये एमएलसी का चुनाव था, जब उद्धव ठाकरे की हुकूमत गिरी, उसके दूसरे दिन, उसके पहले दिन जो एमएलसी का और राज्यसभा का चुनाव था, उस वक्त की वोटिंग के बाद का यह बयान है। वोटिंग हो गई और क्या बताएंगे? किसको वोटिंग किया आपने? ये तो ये जा तकरीर में खड़े रह रहे, चेहरा मोरा बदलून टाकू, विकास होईल शहरात। बुनकरों की मीटिंग के अंदर बुनकर की बात छोड़ दिए, बोले शहर का चेहरा मोरा बदल जाएगा। आपको अपने विकास के ऊपर, आपके डेवलपमेंट के ऊपर इतना दम है तो विकास और डेवलप के नाम पर वोट मांगो, मुसलमानों की बलि चढ़ाकर आप वोट मत मांगो। यही आपसे मेरे को बोलना है। काय को हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते हो? यह शहर की परंपरा है, आज की नहीं 50 साल की, कि देवी का रथ आता है हमारी खानदेश से, हमारे खानदेश के हिंदू भाई आते और इस शहर से जाते हैं। यहां का मुसलमान उनको शरबत पिलाता है, यहां का मुसलमान उनको पानी पिलाता है, उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करता है। एक पत्थर भी नहीं गए, एक पत्थर आज तक। इतना इतराम करते हम, भाईचारा इतना है। क्या जरूरत पड़ गई इन 2 सालों के अंदर आपको? क्या आपके पार्टी के लोग, वो रथ आता है तो 40 गांव फाटे के ऊपर आप जमा होते हो, पूरे तालुके के अंदर आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वायरल करते हो कि वहां जमा हो जाओ। हमारा पवित्र महीना चलता, रमजान महीना, और हजारों की तादाद के अंदर आप इस शहर से गुजरते हो। हमको गुजरने में कोई दुश्वारी नहीं है।
हमको कोई एतराज नहीं है। हम कल भी इस्तेकबाल करते थे, आज भी इस्तेकबाल करेंगे, कल भी पानी पिलाते थे, आज भी शरबत पिलाएंगे। इतराज ये है कि आपकी पार्टी के लोग शहर का लैंड ऑर्डर खराब करते हुए जाओगे, गलत सलत नारे लगाते जाओगे, शकावत के सामने दुकानों का तोड़फोड़ करते जाएंगे। ये शहर का माहौल क्यों खराब कर रहे हो? क्यों आपको अपने डेवलप के ऊपर विश्वास नहीं है? आप बहुत विकास की बात कर रहे हो कि उसके ऊपर भरोसा नहीं है? कि हिंदू भाई को भड़का कर वोट लेना चाहते हो? कि तफरका पैदा करना चाहते हो? क्या वजह है? ये शहर की आवाम सोचे। शहर के एमएलए का तो आपने देखा है वीडियो। 2019 में जैसे इस्लाम की तलवार यहीं निकाल दी गई थी। अगर मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार था तो मेरे पे ये इल्जाम था कि मेरी पार्टी के लीडर मंदिर का घंटा बजाते हैं, इस तरीके की तकरीर की गई। मुसलमानों को वर्गलाया गया, कौम और मिल्लत के नाम पर वोट मांगी गई। उसके बाद तुमने इस शहर के मुसलमानों का सौदा किया। ये 4 सालों के अंदर हमारे शहर की दीनी तंजीमों को सोचना पड़ेगा। शेख आसिफ एक अकेला ये शहर में नहीं रहता। आप मेरा भरोसा नहीं करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन लोगों का विश्वास, यह शहर के 5-7 लाख मुसलमानों का विश्वास, आपको इनको जवाब देना पड़ेगा। मेरी अपील है दीनी तंजीमों से। कौम मिल्लत के नाम पे रोड मांगी गई, एमएलए बन गए। असदुद्दीन अवैसी साहब 4.5 साल गुजरते आए, आप यहां के मुसलमानों के आंसू पोंछने नहीं आए। आपके एमएलए ने क्या किया? मुझे धुलिया के एमएलए के बारे में कुछ बोलना नहीं है। मैं मालेगांव में रहता हूं, मैं मेरे शहर का सोचूंगा। क्या किया पता है आपको? वो हेमंत पाटिल शिवसेना का एमएलए, जो आज के मुख्यमंत्री के पार्टी का एमपी है। इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के इमाम के, वहां के मुसलमानों ने अपने जेब का पैसा लगाकर, हमारी मां बहनों ने दुआएं की, रोजा रखा। इम्तियाज जलील साहब को भी उन्होंने एमपी बनाया। एमपी दुश्मनी नहीं वहां। क्यों? इनके पास इतनी भीख लग गई कि इनके पास गाड़ी नहीं है। शहर में तो चर्च पर स्टिकर लगा के 5-5 गाड़ी घूमती। औरंगाबाद के अंदर तो स्टिकर लगा के गाड़ियों में घूमते आप, 50-50 लाख की गाड़ियों में। क्या वजह है कि मुंबई के अंदर आप टैक्सी से सफर किया आपने? आपके सामने वीडियो, ये चैनल की वीडियो है। होटल के अंदर बैठकर मीटिंग की गई, डीलिंग की गई। उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब वजीर आला बने। दूसरे दिन होटल के अंदर जाकर ये मुलाकात करते हैं कि गलतफहमी ना हो जाए। उनको तो कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी शिंदे साहब को, कि उनकी पार्टी का नहीं था। तुम तो एमआईएम के हो, तुम तो अपोजिशन में हो, तुमको तो व्हिप आया था। उसके बाद आप गैर हाजिर रहे। एमएलसी और राज्यसभा के अंदर तुमने डीलिंग की। तुम मुंबई के अंदर बैठकर, होटलों के अंदर बैठकर डीलिंग करते हो, टैक्सी में घूमते हो, ये शहर की और इस मुसलमानों की वोट का सौदा करते हो। कब ये शहर जवाब पूछेगा? कब उनसे सवाल किया जाएगा? अगर दादा भूसे साहब इतने जिम्मेदार नहीं है, ये शहर के एमएलए उतने जिम्मेदार है। अगर मॉब लिंचिंग हो रही, कुरैश बिरादरी के जिम्मेदार यहां बैठे हैं। यहां पर कुरैश बिरादरी के जिम्मेदार यहां पर बैठे हुए हैं।
अगर कुरैश बिरादरी के नौजवानों को जानवर लाने के ऊपर अगर हमारे शहर के मंत्री महोदय, अगर आप गाड़ी रोककर अगर उनको आप मारते हो, आप गाड़ी जमा कराते हो, तो फिरका परस्त तंजीमों को लोग जो है पूरे ताल्लुके के अंदर उस वक्त से मॉब लिंचिंग की वारदात ये शहर में बढ़ी, लेकिन एमएलए का मुंह असेंबली में भी नहीं खुला और यहां पर भी नहीं खुला। क्या वजह है? इसका जवाब कौन देगा? रमजान महीना, कसम खुदा और रसूल की, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलता हूं कि मैं पूरी तरावी पढ़ता। यूसुफागाजी मस्जिद के अंदर 2 बरस से ऐसा हो रहा है कि मेरी तरावी की नमाज छुट्टी है जब वो रच जाता है। शेख रशीद साहब अपनी रिक्शा के अंदर जब वो रात आया तो शेख रशीद साहब मगरिब के बाद रोजा उन्होंने ऑफिस पे खोल कर गए और रात के थोड़ी दूर के ऊपर चलते रहे कि कोई हादसा ना हो जाए। और मैं यहां पर ये पूरी 2 व्हीलर के ऊपर घूमता रहा जब तक वो क्रॉस नहीं हो गया बस स्टैंड। शहर को संभालने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ी कुछ गुजर गया, इतनी गुलामी कि तुम एक आवाज नहीं उठा सकते। असेंबली के अंदर तुमने एक आवाज उठाई क्या कि मेरे शहर के अंदर ऐसा हो रहा है? पाक महीने के अंदर, रमजान महीने के अंदर आपने कोई आवाज नहीं उठाई। किसकी गुलामी कर रहे हो? इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। ये शहर कहां जा रहा है? मुझे मालूम है मैं जो बोल रहा हूं इस मंच से, इन मीडिया के सामने, मुझे मालूम है कि मेरे साथ भी झूठे केस बनाए जा सकते हैं। मुझे इस बात का एहसास है। झूठे केस मुझ पर भी बनाए जा सकते हैं, मेरे पे भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अगर मैं आज बोल रहा हूं तो इस जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सेंट्रल जेल की पार्टी मैंने देख के आया हूं कि एक वक्त पड़ेगा कि मुझे अंदर रहना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं तैयार हूं, इसलिए आज यहां तकरीर कर रहा हूं। उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं, यह तो तय है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, आंख में आंख डालकर बात करूंगा, यह शहर को बचाने की कोशिश करूंगा, यहां के हिंदू और मुसलमानों की एकता बरकरार रखने के लिए लड़ते रहूंगा। लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदों के सामने झुकना मुझे नहीं पसंद है और मैं नहीं झुकूंगा। यह बात का मुझे शेख रशीद साहब ने सिखा कर गए। डरना नहीं, झुकना नहीं। क्या होगा? ये फांसी पे तो नहीं लटकाएंगे, जेल में ही डालेंगे ना। न्यायालय खुली है, कोर्ट खुली है, इंसाफ मांगेंगे। आज भी ऐसे जज कोर्ट के अंदर मौजूद है जो इंसाफ पसंद है और इंसाफ दे रहे हैं, लेकिन इसका जवाब ये शहर के एमएलए को देना पड़ेगा। अरे कितनी शर्म की बात है, 4-4.5 फीट का आदमी नितेश राणे मालेगांव के अंदर आता है, किले के ऊपर चढ़ जाता है और ये कमिश्नर उसका इस्तेकबाल करता है और वो वहां से नजारा देखता है। नजारा, ये शाह बिरादरी के लोग बैठे हैं, शकील शाह वगैरह। शाह बिरादरी की एक बहुत बड़ी आबादी है वहां पर, हमारे दलित भाइयों की भी बहुत बड़ी आबादी है उस बस्ती में, हमारे बुनकर भाइयों के भी बहुत मकानात है वहां। वो आकर वहां पर बोलता है कि 8 दिन के अंदर ये बस्ती खाली हो जाना चाहिए, न तो बुलडोजर चला दूंगा। इतनी मर्दानगी थी ना तो असेंबली के अंदर आवाज उठा के बोलना था। शर्म आना चाहिए कि तुम्हारे असेंबली हल्के के अंदर कीला आता, तुम्हारे असेंबली हल्के के अंदर आकर तुमको चैलेंज करके गया। सिर्फ तुमको चैलेंज करके नहीं गया, यहां के मुसलमानों को चैलेंज करके गया, लेकिन आपने एक अल्फाज नहीं बोला।
इसका जवाब भी तुमको शहर को देना पड़ेगा। अरे असेंबली के अंदर बोल दिया कि पाकिस्तान है यहां, मालेगांव को नीतीश राणे ने खुला बोल दिया मीडिया के सामने। इससे पहले भी बोला कि जमीन का जिहाद चलता, बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग रहते, उनको प्लाट बेचे जा रहे, आपने कुछ नहीं कहा। अरे क्या बुज़दिल बना रहे हो इस शहर को? आपकी जिम्मेदारी है, ये शहर की आवाम ने आपको वोट दिया, आपको असेंबली के अंदर भेजा, इसके लिए नहीं कि आप होटलों के अंदर बैठ के शिवसेना के साथ सौदेबाजी करो, इसके लिए कि आवाज उठाने के लिए भेजा गया था। खामोश आप। तंजीमों का भी इम्तिहान है ये शहर की आवाम के सामने, मेरे सामने जान दो। मैं नालायक हूं, आप मुझे जवाबदेह नहीं हो सकते, लेकिन ये शहर को आप जवाबदेह हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। शेख आसिफ कब्रिस्तान का मामला उठाता है तो बोलते सियासत है। अरे वो अल्लाह देख रहा है, कोई आगे नहीं है। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, अच्छे लोग भी है, दीनी तंजीमों में अच्छे लोग भी है, लेकिन उनको कुछ लोग मिसगाइड करके रास्ता बदल देते हैं, डरा दिया जाता है उन लोगों को। अगर मेरी बात खराब लग रही तो मैं माफी मांगता है, ना तो कल तनकीद शुरू। हालांकि शेख रशीद साहब ने बोले भाई तनकीद आएंगी, तनकीद करेंगे, करने दे। मैं भी एकदम मजबूत हो गया, आन दो कितनी तनकीद आती, सब तैयार है मैं भी, लेकिन इम्तिहान है और अब तुमको इम्तिहान लेना है। क्या होगा? आपके हाथ में फैसला है, शहर की आवाम के हाथ में। या हरा दोगे हमारी पार्टी को या जिता दोगे, फैसला आपको है। और नहीं तो ऐसी बुज़दिल बन के रहो, सर झुका के रहो, जुल्म के खिलाफ मत बोलो, जुल्म होता हुआ मत देखो। शहर को लूटा जा रहा है, खामोश रहो। कारपोरेशन को लूटा जा रहा है, अरे तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा टैक्स का पैसा, तुम कारपोरेशन में घर पट्टी, नल पट्टी, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो। वो पैसा जो जमा हो रहा, मालूम है तुमको ये 2 सालों के अंदर क्या हुआ? बाकी मुकर्रिर ने बताया आपको। अरे शेख रशीद साहब का और अगर शिवसेना से अगर कोई झगड़ा शुरू हुआ तो किस वजह से हुआ पता है? 100 करोड़ रुपया मंजूर हुआ हुकूमत से, सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए। मैं हिंदू मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, क्या उधर ज्यादा क्या इधर कम, इसके लिए नहीं। ठेकेदारी करना है कुछ पार्टी के लोगों को। मालूम है 84 करोड़ रुपया मंत्री महोदय ने लेके चले गए। हिस्से में कितना आया? सिर्फ 16 करोड़, 16 नहीं, मेरे ख्याल 14 ही आया है उसमें हिसाब में। कारपोरेशन का हिस्सा कितना था मालूम है? 30 करोड़। 30 करोड़ वो 100 करोड़ में हमको मिलाना था। अरे अगर 30 करोड़ भी मंजूर हो जाते तो हमको समाधान रहता, इत्मीनान रहता। नहीं, 30 तो मिला, लूटमार हो गई, एमएलए खामोश। आज तो कोई मेयर नहीं है, कोई कारपोरेटर नहीं, कोई स्टैंडिंग चेयरमैन नहीं, कोई डिप्टी मेयर नहीं, सिर्फ एमएलए जिसकी पकड़ कारपोरेशन में होना चाहिए, कमिश्नर पे दबाव होना चाहिए। अभी 50 करोड़ मंजूर आया, मुझको भी बोला गया था कि 1 करोड़ आपको देते, आप नाम बता दो। मुझको बोला गया था, मतलब कितने दे रहे? बोले 1 करोड़, मुझे नहीं होना। मतलब प्रपोजल कितने का? बोले 50 का। मतलब 15 तो हमारा ही जा रहा है, 15 देंगे तो बात करो। अरे इन्होंने ले लिए, 7 करोड़ में कंप्रोमाइज कर लिए, 7 करोड़ में। कितना गया? तेरे 40 करोड़ रुपया चला गया। अपना कितना गया? 15 करोड़ रुपया। वो चोर कमिश्नर की ये सिफारिश करते थे, उसके साथ मीटिंगें करते थे। मैं लड़ता रहा, मेरी पार्टी के लोग लड़ते रहे,
और आखिरी में जीत अल्लाह ने किसको दी? कमिश्नर को गोदड़ी बिस्तर बांधकर निकलना पड़ा। ये अल्लाह का करम है, ये शेख आसिफ की ताकत का अंदाजा है, लगा लो। लेकिन ये सब हो रहा है, ये नए कमिश्नर आए, पहले आकर उन्होंने नमस्कार कहा घर पे, ऑफिस पे, आशीर्वाद राहू द्या, मला आशीर्वाद राहणार आहे, आशीर्वाद राहणार आहे, परंतु भेदभाव होईल तो आशीर्वाद राहणार नाही। आशीर्वाद केव्हा राहील? भेदभाव मालेगाव मध्ये मतदारसंघ मध्ये भेदभाव झाला नाही पाहिजे। अगर तुम्ही केलेच तर तुमच्या मग आम्हाला सर्व माहिती आहे धुळेमध्ये काय काय झाला। तो ऐसा है, थोड़ा मराठी कच्ची पक्की समझ लो। तो ये दबदबा और ये दहशत, ये दबाव होना चाहिए, इनके जैसा नहीं। ये कमिश्नर इनके आकर ऑफिस के ऊपर बैठ गया, साहब आपका हिस्सा पहुंच जाएगा। साहब ने कहा था कि कमिश्नर भगाओ शहर बचाओ, डब्बे में। कहां पे तहरीक चली? कोई तहरीक नहीं। ये कारपोरेशन को 700 करोड़ रुपए का कर्जदार है, ये 2 साल के अंदर बनी है कारपोरेशन, 700 करोड़ रुपया। मैं दूसरे चिल्लर लीडरों की बात नहीं कर रहा हूं, जाने तो उनको तो मैं गिनती में भी नहीं लेता हूं, अल्लाह का करम है। तुम्हारी वोट का सौदा करने वाले बहुत है, छोटे छोटे, वो तो अपने गिनती में भी नहीं है, अपन लेवल के लोगों से लड़ते हैं। ये सब मुलविस है, सब मुलविस है, अपना घर भर रहे हैं। गुरुवार वार्ड वालों जरा ध्यान दो, घर बहुत भरा जा रहा है, खाली तुमको ही करना है। दोस्तों, ये तमाम ही चीजें ये कारपोरेशन के अंदर लूटमार की जा रही है। मेरा सवाल है शहर की आवाम से, आपको बदला लेना है, आपको हिसाब लेना है। मैंने कहा ना कि जाति दुश्मनी ना दादा हुसैन साहब से ना मुफ्ती इस्माइल साहब से, सियासी बात कर रहा हूं। वोट लिए हिसाब दो, तुम्हारे विकास और डेवलप के ऊपर तुमको भरोसा नहीं, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों और साथियों, अभी मैं बहुत बोलने वाला, आराम से बैठोगे। किसी ने बुनकर परिषद, बुनकर ना पावरलूम परिषद, और किसी ने ऐलान जंग के पोस्टर लगे शहर में। बुनकर तंजीमें अगर सुन रही है मेरी, अभी एक वीडियो बाकी है, अभी बहुत परिषद के बोर्ड लगे, परिषद भी हुई, ऐलान जंग भी हुआ। असल में यह लड़ाई बुनकरों के लिए नहीं थी, ये असल में ये साइकिल की लड़ाई थी, साइकिल की। समाजवादी की जो साइकिल है ना, एक सदर को दूसरे ने लात मारा, धड़ से गिर गया, उसका बदला लेने के लिए पूरे शहर के बुनकरों को जमा किया गया लोटस हॉल में, पूरे शहर के बुनकरों को, कि तुम्हारे साथ सरकार जुल्म कर रही है, कमेटी बनी है, करोड़ों का फायदा होगा। जमा कर लिया गया, लेकिन बदला इन लोगों से लेना था, क्योंकि इन्होंने लात मार के गिरा दिया सदारत से। और तुम पावरलूम कंपनी से लड़ने की बात करते हो। एमएलए और जो तंजीमों के लोग हैं, मैं सबको खराब नहीं बोल रहा हूं, ना तो फिर कल से तनकीद शुरू करना, बहरहाल तैयारी है। मुझे बताओ, ये शहर की आवाम, ये शहर के बुनकर भाई, मैं आप लोगों से सवाल है, तुम्हारे कारखानों पर रेट होती, तुम्हारा मीटर जमा होता, तुम्हारा कनेक्शन काटा जाता, बुनकर तंजीमों के कितने जिम्मेदारों का कनेक्शन कटा और रेट हुई, मुझे बता दो। जितनी बुनकर तंजीमें हैं, जितने जिम्मेदार है, एक के भी वहां बिजली पावर की कंपनी के लोग नहीं जाते, कनेक्शन नहीं काटते, उनका मीटर नहीं जमा करते, रेट नहीं करते, क्योंकि तुम लोगों का इस्तेमाल ये बुनकर तंजीम के कुछ लोग करते हैं। या मेरा सवाल है आप लोगों से,
अगर आपके मीटर कटता है बुनकर भाई, तो कितनी तंजीम के लोग तुम्हारे साथ पावर हाउस गए कि मसला हल कर दो? कितने लोग गए? कोई नहीं गया। लेकिन आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो चलेगा, इलेक्शन आएंगे, आपको जहां रहना वहां रहो, लेकिन मेरी ऑफिस शेख रशीद साहब जहां बैठा करते थे हजार खोली पुलिस स्टेशन के पीछे, अगर आपका मसला होगा तो शेख आसिफ आपके लिए तैयार है। आज मैं ऐलान करता हूं। कंपनी को तुम डरा रहे थे, ये खालिद हाजी बैठा शेख रशीद की औलाद है। भी 2 दिन पहले कान के नीचे मारा मालदे के अंदर कंपनी के एक आदमी को। क्या किया? कान के नीचे मार दिया। पवार वाली पुलिस स्टेशन के अंदर उसके ऊपर राइट का गुना दाखिल हो गया, मार ठोक का गुना दाखिल हो गया। मैंने पुलिस को फोन किया, पीआई साहब मतलब मेरा जलसा है, गुना दाखिल हुआ ना, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मत करो, ये हफ्ते के अंदर खालिद हाजी और उसके साथी आके अटैक हो जाएंगे, कोर्ट में भेज देना, जमानत करा लेंगे। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नुमाइंदगी। जेल भी जाना पड़े, मारना पड़े, मार भी खाना पड़े, उसके लिए तैयार होना पड़ता हो। मैक्सी उठा के भागने से नुमाइंदगी नहीं होती है। मैक्सी उठा के सर्वे नंबर 10 के अंदर भागने से नुमाइंदगी नहीं होती है। मर्दा मर्द वाली बात करना पड़ता है सियासत में, अस्तीन चढ़ाना पड़ता है। तो ये सब कुछ आइटम, ये सब क्वालिटी ये मंच के ऊपर मौजूद है। अब शहर को क्या फैसला करना है कर लो। हम लोग चलेंगे तो बोलो हम तैयार हैं, नहीं चलेंगे तो हमारी सियासत करेंगे। शहर तैयार हो जाए। ये कंपनी क्या, ऐसी 10 कंपनी को भी हम लोग जूते की नोक पे रखते हैं और उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, बुजदिली वाली बात नहीं। पावरलूम तंजीमें अगर आएंगे तो अगर मैं जेल गया तो तुमको भी चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम बोलेंगे यार मैं कपड़ा संभालूंगा तू लड़। ऐसा नहीं, लड़ाई सब साथ में, सब जेल में, सब जेल में। तो ये तमाम ही चीजें ये शहर के लिए जरूरी है। मैं न्याय अहमद साहब को भी उनके वक्त हमारे मुखालिफ रहे, शेख रशीद साहब के मुखालिफ रहे, लेकिन उन्होंने दबदबा बनाया था। सच्चाई बोल रहा हूं, काबे की तरफ मुंह है मेरा। शेख रशीद साहब का भी दबदबा था, लेकिन तुम्हारा दबदबा खत्म हो चुका। तुम्हारा तो दबदबा ही नहीं था। तुम अगर पुलिस से डर के भागोगे, कंपनी से डर के भागोगे, मंत्री के दबाव में रहोगे, ये शहर के अंदर चलने उलने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, सर झुकने नहीं दूंगा, वोट का सौदा नहीं करूंगा। सर तुम्हारा भी ऊंचा रहे, हमारा भी रहे, और ये शहर में सियासत की जाएगी। गरीबों को लेकर चला जाएगा, आपके लिए इंसाफ के लिए लड़ा जाएगा, आपके मसाइल हल किए जाएंगे, आपका सुख और दुख में शामिल होंगे। शेख रशीद साहब जैसे आपको लेकर चलते थे वैसा लेकर चलेंगे। आपको कोई काम है तो मेरी ऑफिस आप खुली है, शेख रशीद साहब जहाँ बैठते हैं वहाँ पर खुली है। दोस्तों और साथियों, कई लोग आए हैं, अब आखिरी आइटम, कई लोग ढूंढ रहे होंगे, कई हमारे यूट्यूब वालों को बिचारों को बोले होंगे जरा देखना कोई वीडियो तो शूटिंग करके लाना, बोले होंगे ना। या कई आए होंगे, मैंने बोला था सेक्स से रैकेट, लेकिन मेरे तमाम ये जिम्मेदार ना, मैं छोटा हूं उम्र में, ये सब बुजुर्ग बैठे मुझसे बड़े बैठे, इन्होंने बोले कि नहीं, जलसे के अंदर किसी के ऐबों को उजागर नहीं किया जाता। मैंने इनकी बात को मान लिया। क्या बोले? किसी के ऐबों को ढांकना चाहिए, उजागर नहीं करना चाहिए। इनकी बात मैंने मान लिया, लेकिन 70% माना। क्यों 70% है? तो कल बोलेंगे भाई शेख आसिफ झुट्टा था। मैं इसलिए मैं बोलता हूं, देखो शेख रशीद साहब बोला करते थे जो है खुला हूं, बोलते थे खुली किताब हूं। वैसे मैं बोल रहा हूं, मैं भी खुली किताब हूं।
लेकिन पार्शलिटी करके सियासत की जाती, अपने आप को बहुत हाई लेवल का राजकीय बताया जाता, बहुत साफ सुथरा बताया जाता, बहुत एजुकेटेड बताया जाता, बहुत मजहबी बताया जाता। इसके लिए कुछ लोगों की कुंडली अपने पास रखना पड़ेगा सियासत में।